चलिए स्टार्ट करें अब। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, बेसिक चैप्टर था जिसमें काफी सारे हमने डिस्कशंस किए थे। पहला डिस्कशन हमारा हुआ था कि कंपनी क्या होती है, कैसे कंपनी बनती है, क्या पर्पस होता है कंपनी बनाने का, कितने तरह की कंपनी होती हैं, कंपनी की एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, काफी सारी हिस्ट्री के बारे में, उसके उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं और यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक, या आप कह सकते हैं कि एक्चुअल कंपनीज एक्ट, क्योंकि अब तक हम लोगों ने केवल वही बातें की हैं जो कंपनीज एक्ट को जानने के लिए जरूरी थी। अब कंपनी एक्ट को सीखना शुरू कर रहे हैं, यानी कि अब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर के उससे रिलेटेड मैटर्स, यानी कि चैप्टर का हमारे नाम क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, यानी कि चैप्टर का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब होता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कराने की बात करेंगे और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे उनकी भी चर्चा हम करेंगे, मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड और सारी जो बातें होंगी उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। यानी कि बेसिकली हम यहां बात करने वाले हैं किसकी? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की। सर, इनकॉर्पोरेशन की बात दिमाग में आते ही एक बात आ जाती है कि ये कंपनी को बनाने का कॉन्सेप्ट आया कहां से होगा? इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से पहले भी कुछ काम होता है या यहीं से कंपनी बनाने का काम शुरू होता है? बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। कंपनी को बनाने के लिए पहले कंपनी बनाने का आइडिया आना चाहिए। जब तक आइडिया नहीं आएगा तो हम केवल कंपनी को रजिस्टर नहीं कराते। हमारा पर्पस होना चाहिए कि कंपनी हम बना क्यों रहे हैं, यानी आइडिया बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब जब हमारे दिमाग में ये बात आई तो हम ये सोचेंगे कि भाई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो करेगा कौन? तो जो लोग कंपनी को बनाना चाहते हैं या बनाते हैं वो लोग कौन होते हैं? ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिसे हम प्रमोशनल एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोशनल एक्टिविटीज, यानी प्रमोशन ऑफ कंपनी। क्या बोलेंगे? प्रमोशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन करने वाले लोगों को हम लोग कहते हैं प्रोमोटर्स। जो लोग कंपनी को प्रमोट करते हैं उनका नाम होता है प्रमोटर्स। तो यहां से हमारी शुरुआत होगी, कंपनी के प्रमोशन से होगी, और फाइनली कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कंपनी कैसे स्टैब्लिश होती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। यानी ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर 3 से और चलेगा सेक्शन नंबर 22 तक। ओहो, इतना बड़ा? छोटा सा तो है। कितना है? थोड़ा सा है। तो बेसिक हमारा एक्सटेंशन क्या है इस चैप्टर का? सेक्शन 3 से लेकर के जो डिस्कस करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। तो सेक्शन 3 से लेकर कहां तक? 22 तक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला काम जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के प्रमोशन से रिलेटेड, तो ये देखिए आपके सामने अब है सबसे पहला टॉपिक हमारा, मीनिंग ऑफ प्रमोटर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि प्रमोटर होता कौन है। सबसे पहले अगर मैं बेसिक बात करूं कि प्रमोटर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके दिमाग में कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का आइडिया आया, यानी दैट पर्सन हु ब्रिंग्स द कंपनी इनटू द एग्जिस्टेंस। बहुत सिंपल लाइन में बोल रहा हूं, दैट पर्सन हु ब्रिंग्स कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। अब मैंने जैसे ही कहा दैट पर्सन, तो अब आपके दिमाग में तो कुछ आया नहीं होगा। पर्सन मतलब आया होगा कोई आदमी होगा, ऐसे उसका चेहरा होगा, उसका कुछ नाम होगा और वो इंडिविजुअल होगा। लेकिन हमेशा दिमाग में रखिए कि कंपनी का प्रमोटर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, और कोई फर्म भी हो सकती है, और कोई कंपनी भी हो सकती है, और कोई और एसोसिएशन भी हो सकता है। तो केवल ये नहीं कि मैंने पर्सन बोल दिया तो इसका मतलब कोई नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल ही प्रमोटर हो सकता है। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। अब प्रमोटर कौन हुआ? जिसने कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वो सारी की सारी लीगल प्रोसीडिंग्स परफॉर्म की। लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको प्रिपेयर करना, उनको रेडी करना, उसको ड्राफ्ट करना, फाइल करना, वो सारे काम करना, वो प्रमोटर का काम होता है। ठीक, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम कौन बनाएगा? प्रमोटर रेडी कराएगा, आर्टिकल रेडी कराएगा और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी कराएगा, लीगल फीस जमा कराएगा।
ठीक है, तो सर इसका मतलब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि प्रमोटर का मतलब वो व्यक्ति जो कंपनी को बनाने से रिलेटेड काम करे? यानी कि प्रमोटर तो हमेशा कंपनी की इनिशियल स्टेज में ही होता होगा, उसके बाद तो खत्म हो जाता होगा, प्रमोटर तो उसके बाद रहता भी नहीं होगा। नहीं, प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाए, कंपनी की कैपिटल्स को फ्लोट कराए, उसको रेज करे, और जब जब ये एक्टिविटी परफॉर्म होंगी तब तब प्रमोटर आएगा। यानी प्रमोटर का रोल हमेशा रहेगा। लाइट्स ऑन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, persons who initiate promotion of a company are known as promoters. Person who initiates promotion, जिसने शुरुआत की वो प्रमोटर है। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रमोशन एक्टिविटीज आर एसेंशियल, यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा? प्रमोशन करना होगा। एंड प्रमोशन सिग्निफाइज अ नंबर ऑफ बिजनेस operations familiar to the commercial world by which the company is brought into existence. All persons, वो सारे लोग who take steps for the registration of company, for example, associated with preparation of prospectus, drawing of memorandum of company and assisting in its registration are regarded as promoter. यही बातें हमने की अभी। क्या प्रमोटर होने के लिए जरूरी है कि आप उसकी इनिशियल फॉर्मेशन से लगे रहें? ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी स्टेज पर प्रमोटर उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। यानी वन नीड नॉट नेसेसरली बी एसोसिएटेड विद इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, वन हु सब्सिक्वेंटली हेल्प्स, ध्यान से देखिएगा, मार्क माय वर्ड, वन हु सब्सिक्वेंटली हेल्प्स टू अरेंज फ्लोटिंग ऑफ इट्स कैपिटल will equally be regarded as promoter. So why it is important to understand the concept of promoter? Because the person who is responsible to float the capital of the company at any stage of the functioning of the company is regarded as promoter, and that's why for the purpose of setting up the liability of that person, it is very much necessary to find out that person who is a promoter. And that's why section 269 section 269 of the Companies Act provides about the definition of promoter. देख रहे हैं आप? यानी कि बकायदा कंपनीज एक्ट में प्रमोटर की डेफिनेशन डाली गई। अभी डेफिनेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम लोग जनरल मीनिंग समझ रहे हैं कि प्रमोटर होता कौन है। ठीक है, सो हेंस द प्रमोटर डिनोट्स एनी इंडिविजुअल, क्या मैंने ये बात की? कोई इंडिविजुअल, एसोसिएशन, कोई पार्टनरशिप हो सकती है या कंपनी हो सकती है। यानी कि दिमाग में आज से तरीके बदल जाने चाहिए कि प्रमोटर का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि केवल इंडिविजुअल हो, वो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, जो कि ये सारे स्टेप्स लेती है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोटर बोलेंगे। और प्रमोटर का जो रोल होता है ना, वो कंपनी के साथ क्या होता है? कंपनी और प्रमोटर का रिश्ता फिड्यूसरी होता है। क्या होता है सर? फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है? द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड फिड्यूसरी रिलेशनशिप। क्लियर है इतना? This was all about the promoter, meaning of the promoter, but what is said in the Companies Act is given here. तीन बातें प्रमोटर को समझने के लिए, ये तीन बातें जरूरी हैं कि प्रमोटर कौन होता है। पहला, सेक्शन नंबर 92, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि ये सेक्शन 92 को आप याद कर लीजिएगा। और मैंने कहा था ये है एनुअल रिटर्न की बात करता है। किसकी बात करता है? एनुअल रिटर्न की बात करता है। ये कहता है कि प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसका नाम एज सच कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या फिर कंपनी की एनुअल रिटर्न में लिखा हो। सर एज सच का मतलब? एज सच का मतलब एज अ प्रमोटर लिखा हो। अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम कंपनी की प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है एज अ प्रमोटर, तो वो प्रमोटर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 269 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पहला पॉइंट। और ध्यान से देखिएगा, और मतलब ये प्रमोटर हो सकता है। दूसरा, और कौन प्रमोटर हो सकता है? who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as shareholder, director or manager or otherwise। यानी कि जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा, एनुअल रिटर्न में नहीं लिखा, तो क्या प्रमोटर ही नहीं होगा? होगा, अगर उसके कंट्रोल में कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं। क्या है?
यानी कंपनी का जो काम चलता है उसकी कंट्रोल में चलता है। सर क्यों चलता होगा, जरा सोच के बताइए मुझे। किसी व्यक्ति के कंट्रोल में कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स क्यों होंगे? क्योंकि उसने पैसे लगाए होंगे, क्योंकि उसने फ्लोटिंग ऑफ कैपिटल की होगी ना, पैसे लगाए होंगे, तभी तो उसके कहने पे सब लोग बात मान रहे हैं। वही डिसीजन ले रहा है, उसके कंट्रोल में कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, और इसलिए उसे हम प्रोमोटर मानेंगे, भले उसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो या ना लिखा हो। बात समझ आ रही है? तो पहला तरीका क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि जिसका नाम एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में एज सच प्रोमोटर के रूप में लिखा हो। दूसरा क्या है, जिसके कंट्रोल में कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्टली डिसीजंस लेता हो या फिर किसी और के थ्रू लेता हो। सर कैसे? हो सकता है शेयर होल्डर के रूप में, उसके पास कंपनी के शेयर्स हो, उतनी कंट्रोलिंग पावर हो जिससे वो डिसीजन मेकिंग करता हो सकता है डायरेक्टर के रूप में करता हो सकता है किसी और रूप में करता हो, मैंने उसका नाम देना ही नहीं है, किसी भी रूप में अगर वो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को, तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा, कंपनी का प्रमोटर कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अदरवाइज किसी भी रोल में हो, जैसे मान लीजिए वो कंपनी का एम्प्लॉय है बट डिसीजन वही लेता है, कंपनी के कंट्रोल होते हैं अफेयर सारे, वो कंपनी का नॉर्मल एक मैनेजर हो, कोई भी हो सकता है। तो किसी भी रोल में अगर वो काम कर रहा है, लेकिन हाँ उसके कंट्रोल में चीजें हैं। दो बातें हो गई। तीसरा, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस, in accordance with whose advice, instruction or directions the board of directors of the company is accustomed to act। यानी कि जिसके कहने पर, यानी जिसके एडवाइस पर, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे कंपनी का बोर्ड ही काम करने के लिए हमेशा रेडी हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या नाम देंगे? प्रमोटर नाम देंगे। सर मान लीजिए एक मिनट के लिए एक चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उससे रेगुलरली कंसल्ट करते हैं व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन। जब भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमेशा उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्टेंसी ली जाती है बाय पेइंग अ नॉमिनल फी, उसको पैसा भी दिया जाता है। वुड ही बी कंसीडर्ड एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? ही इज इंस्ट्रक्टिंग, डायरेक्टिंग और गिविंग एडवाइस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाई नॉट? बिकॉज ही इज इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब वो पैसे लेके कोई आपको एडवाइस दे तो क्या उसको प्रोमोटर बना देंगे आप? कंपनी के लिए वो जिम्मेदार बन जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं, उनको खास करके फॉर क्लॉज सी, ओनली फॉर क्लॉज सी, हम लोग प्रमोटर नहीं मानेंगे। किनको नहीं मानेंगे? जो प्रोफेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। यानी कि यहां पर एक क्लॉज डाल दिया गया, हाउएवर अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज प्रमोटर ओनली फॉर, ओनली फॉर क्लॉज सी। जैसे सॉलिसिटर्स होते हैं। सॉलिसिटर कौन होते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सॉलिसिटर मतलब, हाँ वकील नहीं बोलिए उसको, लीगल एडवाइजर बोलिए, ठीक है। बैंकर्स, यस। अकाउंटेंट्स एटसेट्रा आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर, ठीक है। मेरा नाम तो आपको पता होगा, यहां पे लिखा हुआ है। थ्री पर्सन, थ्री पर्सन, मैं अकेले तीन आदमी हूं। नाम नहीं पता मेरा? यहां से जान लीजिएगा। VJR, तीन लोग हैं। फॉर्म्ड स्कीम ऑफ डेवलपिंग अ लैंड, इन तीनों ने मिलकर के एक लैंड को डेवलप करने का प्लान बनाया। हुआ क्या, इसमें डिसाइड हुआ स्कीम में कि V&J वर टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, इनको क्या करना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है। एंड आर, आर जो है एक प्रोफेशनल है, और इसको क्या काम दिया गया कि आप एक काम करिए, टू प्रोवाइड लोन इक्विवेलेंट टू द कैपिटल ब्रॉट इन बाय V&J। आप लोन अरेंज कराइए, हम लोग जितनी कैपिटल लगा रहे हैं उतनी आप लोन अरेंज कराइए, ठीक है। इन तीनों को अपना अपना काम दे दिया गया। तीनों क्या हैं? तीनों कौन है ये? कंपनी के, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं अंडर स्कीम। द लोन पार्ट वॉज एसेंशियल फॉर गिविंग शेप टू द स्कीम। भाई अगर उस स्कीम को चलाना है, उस काम को करना है, तो लोन का होना जरूरी है, ठीक। कैन आर बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है इन द फ्लोटिंग ऑफ द कैपिटल फॉर द कंपनी, देन वो प्रोमोटर माना जाता है, ठीक। क्या हम आर को यहां प्रमोटर माने? बोलिए।
ये ध्यान से देख लीजिएगा वर्ड, वो प्रोफेशनल है ना, तो उसको हम लोग प्रोमोटर मानेंगे। क्योंकि आपको यहां भी ध्यान देना है, देख रहे हैं आप, अब अंतर समझिए दोनों में। He is a professional, that's why he would not be regarded as a promoter, but the loan part was very essential। वो बिजनेस चलाने के लिए, स्कीम को चलाने के लिए उसका लोन का अरेंजमेंट होना जरूरी है बिल्कुल। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसके फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है, तो फिर वो प्रोफेशनल कहां रह गया। अगर कोई व्यक्ति जो एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी के थ्रू, कोई काम उसमें कर रहा है, तो वह फिर प्रोफेशनल कहां रह गया। वो लोन तो इसेंशियल पार्ट है ना उस स्कीम का, एंड दैट्स व्हाई ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इन द कंपनी, नॉट ओनली गिविंग अ प्रोफेशनल सर्विस, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन विल बी रिगार्डेड एज प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। बात समझ में आ रही है। सो फैक्ट्स क्या है कि थ्री पर्सन्स वी जे एंड आर फॉर्म्ड अ स्कीम अंडर विच वी एंड जे इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी एंड आर अ प्रोफेशनल प्रोवाइड loan which is essential for shaping scheme. Now, according to the provisions definition of the promoter as per 269 of the Companies Act, whether a person is a promoter of the company or not depends upon the role played by him। वो promoter है या नहीं है, वो कैसे डिसाइड होगा, उसके नाम से या रोल से। नाम से, है ना। कैसे डिसाइड होगा, वो तो प्रोफेशनल नाम बोल दिया हो गया प्रमोटर, नहीं, उसके रोल से। ठीक है, by him in the formation of company, but if a person is employed merely in professional or technical capacity, ध्यान से देखिएगा, merely, केवल और केवल, केवल प्रोफेशनल या टेक्निकल कैपेसिटी में है, तो वो प्रोमोटर नहीं बनेगा। such as an auditor, he will not be a promoter। ऑडिटर प्रोमोटर होता है नहीं। but if a professional lends more than professional assistance, यानी कि वो अपनी प्रोफेशनल हेल्प से ज्यादा कुछ दे रहा है उसमें, देन ही वुड बी रिगार्डेड एज प्रोमोटर। इन द गिवन केस द स्कीम इज सच that it cannot be completed without the loan being provided by R to the company, and R has already agreed to provide loan to the company on incorporation। yani finally, therefore R has necessarily participated in the formation of the company and not in professional capacity। conclusion क्या है, R can be regarded as promoter of the, क्या मेरी बात समझ में आ गई, प्रोविजन समझ में आया, सेक्शन 269 समझ में आया। 269 क्या कहता है प्रमोटर के बारे में, तीन आदमी, कौन, तीन लोगों को प्रमोटर मानेंगे। पहला जिसका नाम एज सच कहां लिखा हो, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 या फिर प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में उसका नाम एज सच प्रोमोटर के रूप में लिखा हो। दूसरा जिसके कंट्रोल में कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वेदर लाइक अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। या फिर तीसरा जिसके एडवाइस, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो, अकस्टम टू एक्ट हो। एक एक्सेप्शन है कि जहां पर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो प्रमोटर नहीं बनेगा, क्लॉज सी के लिए होगा। दैट्स इट, समझ में आ गई बात, चलें आगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने प्रमोशन की बात कर ली ना, यानी कि हमने ये समझ लिया कि भाई एक कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी एक्टिविटी होती है वो क्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी बनाने की। हमारा जो पहला सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन नंबर 3, जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, सेक्शन 3 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करता है। किसकी बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। दो वर्ड्स आएंगे, एक सेक्शन 3 आएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन नंबर 3 आएगा, और एक आएगा सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 3 बात करता है फॉर्मेशन की, सेक्शन 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन की। दोनों में अंतर क्या है, दोनों का मतलब क्या हुआ, फॉर्म करना और इनकॉर्पोरेट करना। अच्छा, और फॉर्मेशन में, यस बिल्कुल ठीक। फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि हमें कंपनी को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो फॉर्मेशन की बात करता है। और इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है उन रिक्वायरमेंट्स के पूरा होने पर उनका रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। फॉर्म करना, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है,
वो रजिस्टर कराने का तरीका सेक्शन 7 में सीखेंगे। सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन होगा और सेक्शन 8 में भी इनकॉर्पोरेशन होगा। दो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन दिए गए हैं। अगर वो कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनेगी तो सेक्शन 8 में जाएगी, अदरवाइज सेक्शन 7 में जाएगी। आई बात समझ में? तो ये दो सेक्शन हमारे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिलहाल हम लोग कौन से सेक्शन पे बात कर रहे हैं? सेक्शन 3 पे बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो वो कितने तरह से बना सकते हैं। या तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे या लिमिटेड बाय गारंटी होंगे, एज वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर चैप्टर। हमने डिस्कस किया था कि वो कंपनी कितने तरह से बनेगी, दो तरह से, या तो लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर्स। वो चाहे गारंटी से बने या शेयर से बने, कौन सी कंपनी होंगी वो दो? वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो या गारंटी हो, वो कौन सी कंपनी होंगी दो? वो दोनों पब्लिक या प्राइवेट कंपनी होंगी, या तो पब्लिक होंगी या प्राइवेट होंगी। लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो भी पब्लिक होगी या प्राइवेट होंगी। लिमिटेड बाय गारंटी है तो भी वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगी। एक होगा, हो सकता है हैविंग शेयर कैपिटल हो सकता है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो। कौन सी वाली? गारंटी वाली। गारंटी वाली कंपनी में दो कैटेगरी बनेगी, एक हैविंग शेयर कैपिटल, एक नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल है तो भी दो तरह की होंगी, या तो पब्लिक होगी या तो प्राइवेट होगी, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो भी पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। और अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो भाई लिमिटेड लायबिलिटी होगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी? तो अनलिमिटेड है तो भी पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, दोनों में से एक ही होगी। जनरली अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी नहीं बनती है। ठीक, अब आइए, अगर आपने कंपनी बनाई चाहे पब्लिक या प्राइवेट, तो पब्लिक कंपनी है तो कम से कम उसको बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? पब्लिक को मिनिमम 7। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग, और अगर वो 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही चाहिए। मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही चाहिए, एक ही आदमी बना देगा वो। सुनिए ना, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी कर लिया आपने। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी कर लिया आपने, लेकिन सी पूरा नहीं हुआ। ए बी तो हो गया, सी पूरा नहीं हुआ। यानी 1 पर्सन कंपनी कहां डिस्कस की गई है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। ठीक है सर, आपने तो डेफिनेशन कराई थी, हम लोगों को थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। सेक्शन 2 कौन सा था? 262। सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डेफिनेशन देखी थी। वहां केवल डेफिनेशन है और वहां केवल यह कहा गया है कि 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी इन विच ओनली 1 पर्सन इज अ मेंबर। बस इतना ही कह के छोड़ दिया गया। अब बाकी बातें यहां चलेंगी। बाकी बातें जो होंगी वो कहां होंगी? अब यहां होंगी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। ठीक है, ये देखिए, ए क्या कहता है? 7 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी एज अ पब्लिक कंपनी। 2 or more persons are required to form a company as a private company, or only 1 person is required to form 1 person company and that is a private company। यानी ओपीसी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनियां बनेंगी कैसे? कंपनी को बनाने से पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इनको बनाने का पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। मतलब आप गुंडागर्दी करने के लिए कंपनी बनाएंगे? रॉबरी करने के लिए बनाएंगे? डेक्वाइट्स होंगे उसमें? नहीं। सब कुछ बनाने के लिए ठीक है, बट पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। और बनेंगे कैसे? आप मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेंगे। कौन लोग करेंगे? ये 7 लोग पब्लिक में, 2 लोग प्राइवेट में, अकेला ओपीसी में। So, by subscribing their names or his name to the memorandum and complying with the requirements of this act in respect of registration। ठीक है ये। अब आइए, अब यहां तक होने के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे क्या? ओपीसी की कहानी। तो मैं पहले अभी कहानी कह लूं, फिर कहानी के बाद मैं शुरू करूंगा बाकी चीजें। एक 1 पर्सन बनाने के लिए, ओपीसी बनाने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कौन बना सकता है? केवल कौन बना सकता है? एक नेचुरल पर्सन बना सकता है। पहली बात। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी कंपनीज को कोई भी बना सकता है, नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी बना सकता है। यानी कि एक नॉर्मल कंपनी हो तो उसको कौन बनाएगा? उसको कंपनी भी बना सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो भी बना सकती है। एक इंडिविजुअल बना सकता है, एक फर्म नहीं बना सकती।
एक फर्म कंपनी नहीं बना सकती, दिमाग में रखिएगा ये बात। सर क्या बोल दिया आपने? अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। एक फर्म जो होगी वो एक कंपनी नहीं बना सकती, बस एक सिचुएशन को छोड़ के। वो क्या है मैं बताऊंगा आपको। क्यों नहीं बना सकती? क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि एक कंपनी को बनाने के लिए पर्सन की जरूरत होती है। किसकी? पर्सन की। अब वो पर्सन चाहे क्या हो, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्म जो होती है वो पर्सन तो होती ही नहीं है, बिकॉज फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसीलिए तो फर्म जब पर्सन नहीं होती, उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो अपने आप में कोई व्यक्ति थोड़ी ना होती है, वो पार्टनर्स के थ्रू जानी जाती है, और पार्टनर सारे अलग अलग होते हैं। तो फर्म एक एंटिटी ना होने के कारण एक कंपनी नहीं बना सकती। हां, इस फर्म के पार्टनर्स बना सकते हैं। रामश्याम मोहन है, मोहन एक कंपनी बना सकता है या कंपनी में मेंबर बन सकता है, लेकिन अब तीनों एक साथ मिलकर के कोई बॉडी बनते हैं क्या? नहीं, वो एक लीगल एंटिटी नहीं बनते, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बनते, इसलिए वो एक कंपनी नहीं बना सकते। इसका एक एक्सेप्शन एकमात्र है, सेक्शन 8 कंपनी। कौन सा है? एक ही वो सिचुएशन है जहां पर ये अनर्थ हो जाता है। ये अर्थ का अनर्थ मतलब ये दुर्घटना घटित हो जाती है जहां पे एक फर्म एक कंपनी की मेंबर बन जाती है, जो पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती बना दिया जाता है उसको। ठीक है ना? तो बाकी जगह फर्म कंपनी नहीं बना सकती। ठीक है? ये कोई मतलब नहीं है, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, चूंकि सेपरेट एंटिटी आती ही नहीं है फर्म में, इसलिए वो फर्म कंपनी नहीं बना सकती। अब एक बात बताइए, चलिए आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करूं। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे एबीसी एसोसिएट। नाम तो बोल दिया आपने। अब ये फर्म किससे जानी जाएगी? अपने नाम से या इनके पार्टनर से? बात खत्म। अगर पार्टनर्स अलग हैं, यानी कि पार्टनर से ही वो फर्म जानी जाती है, तो उसके पास अपनी एक पर्सनालिटी आएगी क्या? भाई कंपनी में क्या होता है? सेपरेट एंटिटी होती है, कंपनी अपने आप में एक पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए वो कंपनी दूसरी कंपनी बना सकती है, दूसरे कंपनी में मेंबर बन सकती है। लेकिन फर्म के साथ ऐसा नहीं होता है। यस, बिल्कुल। आप रजिस्टर्ड अगर पार्टनरशिप फॉर्म हैं तो भी आपको सेपरेट एंटिटी अक्वायर नहीं होती, एलएलपी को छोड़ के। एलएलपी के पास होती है, जैसे ही एलएलपी चूंकि बॉडी कॉर्पोरेट होती है तो एलएलपी के पास होती है, बट एक जनरल पार्टनरशिप फॉर्म के पास ऐसा नहीं होता। ठीक है? ओके। तो अब यह समझना है कि हमने शुरुआत कहां से की कि ओपीसी केवल और केवल एक नेचुरल पर्सन ही बना सकता है। केवल और केवल एक नेचुरल पर्सन ही ओपीसी बना सकता है। क्यों बना सकता है, यह बात समझ में आ गई? यानी कि कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई और बॉडी ओपीसी नहीं बना सकते अदर देन इंडिविजुअल। ठीक? अब इंडिविजुअल के साथ साथ उसका क्या रेजिडेंट होना जरूरी है? चूंकि वो नेचुरल पर्सन है, इसलिए उसका भारत में रहना ऐसा जरूरी नहीं है। वो रेजिडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? यानी वो रेजिडेंट डिसाइड कैसे होगा? एज पर इनकम टैक्स आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति को रेजिडेंट कब बोला जाता है? जब 120 डेज, हाउ मच? 120 डेज स्टे किया हो, 120 डेज स्टे किया हो इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन अगर वो भारत में रहा है तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है? दो बातें हो गई। एक ओपीसी कौन बना सकता है? उसका रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स। ओके, अब सुनिएगा। दो बातें ये समझ ली आपने। देखिए, वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है ना, वही सोल मेंबर होता है। एक ही होता है, इसलिए सोल मेंबर नाम देते हैं उसको।
सोल मेंबर की डेथ हो जाए तो क्या होगा? कंपनी कैसे चलेगी? प्रॉब्लम आएगी ना, चल ही नहीं पाएगी भाई, कौन चलाएगा उसको? तो ये जरूरी हुआ कि उस पर्सन को ये अथॉरिटी दी गई कि आप कंपनी बनाइए और उसके साथ साथ एक व्यक्ति को अपने नॉमिनी के रूप में अपॉइंट कर लीजिए, बिकॉज इन केस ऑफ योर डेथ दैट नॉमिनी कैन बी अ सोल मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी कि इमीडिएटली एक नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है। ठीक, अब हमको मन में आया किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, अपने दुश्मन को तो और उठा के कर देंगे, और क्या करेंगे, खूब ज्यादा कर्जा ले लेंगे और उसके बाद चल बसेंगे, मरे वो। बताइए, तो कहा गया नहीं, पहले आप प्रायर कंसेंट लेंगे उसकी। क्या लेंगे? प्रायर कंसेंट। वो भी कैसे? ओरल नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे कि हाँ हाँ उसने कहा था, नहीं, रिटर्न में चाहिए, प्रायर रिटर्न कंसेंट चाहिए, लिखित में वो कंसेंट देगा तो ही उसको आप नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए, क्या उस नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं क्या आप? अपने मन से चेंज कर देंगे बिना उससे पूछे? यस, अपने मन से चेंज कर सकते हैं बिना उससे पूछे। चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपॉइंट करने में प्रॉब्लम है। अच्छा मान लीजिए उसका मन किया हटने का, तो यस, वो हट सकता है, वो भी नोटिस दे करके। वो अपने मन से चुपचाप नहीं जाएगा, वो नोटिस देगा सोल मेंबर को और तब फिर वो छोड़ करके जा सकता है। ठीक, मेरा मन कर रहा था एक माइनर को नॉमिनी बनाने का। क्यों क्यों नहीं बना सकते? नॉमिनी तो बना सकते हैं ना, मेंबर नहीं बन सकता ना, मेंबर नहीं बन सकता, माइनर नॉमिनी तो बन सकता है ना। नॉमिनी भी नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, और माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। यानी कि एक माइनर ना तो मेंबर बन सकता है और ना तो नॉमिनी बन सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? पहला नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा रेजिडेंट हो या ना हो, दोनों चलेगा, हो या ना हो चलेगा। रेजिडेंट का मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन भारत में रहना चाहिए। उसके बाद कंसेंट जरूरी है, यस, रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए। उसके बाद क्या हम नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? कर सकता है। माइनर मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या माइनर नॉमिनी हो सकता है? नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, अब सुनिएगा, समझिएगा, और अगर दिमाग काम करे तो जवाब भी दीजिएगा। मैंने कहा एक व्यक्ति है जो कंपनी में मेंबर है, और वही व्यक्ति एक दूसरी कंपनी में नॉमिनी है। इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। अब मुझे बताइएगा, मान लीजिए वो एओपीसी में मेंबर है और बीओपीसी में नॉमिनी है। ओके, हुआ ये कि इसमें तो मेंबर था ही था, और बी का जो मेंबर था वो गया काम से। नाउ दैट नॉमिनी शुड हैव टू बी द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, बट द लॉ सेज वन पर्सन कैन ओनली फॉर्म वन ओपीसी। लॉ कहता है कि एक नेचुरल पर्सन एक ही वन पर्सन कंपनी बना सकता है। अब बताइए क्या करेंगे? आपने तो कहा कि एक में मेंबर भी बन सकता है और एक में नॉमिनी भी बन सकता है। बिल्कुल ठीक। अगर ये संभावनाएं हमने अलाउ कर दी हैं तो अब उसके पास ऑप्शंस हैं और उसको हम टाइम देंगे 180 दिन का। कितना टाइम देंगे? 180 दिन का टाइम देंगे उसको ये सेलेक्ट करने के लिए वेदर ही वांट टू बी मेंबर इन ए कंपनी और वांट टू बी मेंबर इन बी कंपनी। ए में रहना चाहता है या बी में, दोनों में से वो एक सेलेक्ट कर ले, रहना उसे एक ही में है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का? चलिए आइए अब थोड़ा सा प्रोविजन रीड करते हैं हम लोग। ये देखें, प्रोवाइडेड दैट
ये प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट कहां लगाते हैं? जहां पर कोई कंडीशन लगी हो। यानी कि हमने ये कहा कि एक 1% कंपनी में एक पर्सन जो है वो कंपनी को बना सकता है, कैसे? बाय सब्सक्राइबिंग हिज नेम इनटू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड दैट मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी, यानी ओपीसी का अगर मेमोरेंडम है उसमें ये दिखाना पड़ेगा, शैल इंडिकेट व्हाट? शैल इंडिकेट। शैल वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी, मैंडेटरी है ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। क्या करना? इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन। अदर पर्सन का मतलब आप क्या समझेंगे? बोलिए, अदर पर्सन का नंबर क्या मतलब समझेंगे आप? नॉमिनी समझेंगे। जब भी वर्ड आएगा अदर पर्सन तो समझेंगे नॉमिनी की बात हो रही है। हिज प्रायर रिटन कंसेंट, और वो रिटन कंसेंट क्या होगी? एक फॉर्म आएगा आईएनसी। सुनिए, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? इनकॉर्पोरेशन का। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्म्स आएंगे वो आईएनसी होंगे, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स होंगे, ठीक है? तो आईएनसी 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे। और कंपनी में 1% कंपनी के लिए दो रूल एप्लीकेबल होंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, कौन कौन से दो रूल एप्लीकेबल होंगे? रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। ये दो रूल एप्लीकेबल होंगे, और फॉर्म्स आईएनसी 3 आईएनसी 4 ये सब एप्लीकेबल होंगे। आईएनसी फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, ठीक है? यानी कि प्रायर रिटन कंसेंट जो नॉमिनी की ली जाएगी वो किस फॉर्म में होगी? आईएनसी फॉर्म। ये किसने कहा? ये बात किसने कही? रूल 4 ने कही। कौन से रूल ने? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के रूल 4 ने कहा कि जब भी हम प्रायर रिटन कंसेंट लेंगे किसी 1% कंपनी के नॉमिनी से, तो वो किस में होगी? फॉर्म नंबर आईएनसी 3 में होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये रूल 4 किसका है? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 का रूल 4 है। कहता है कि जब भी आपको रिटन कंसेंट लेनी है ना, किससे? नॉमिनी से, तो किस में लेंगे? आईएनसी 3 में लेंगे। याद रहेगा ये? ओके। हु शैल, क्यों ले रहे हैं हम रिटन कंसेंट? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract, become the member of the company, and written consent of the such person shall also be filed with the registrar. तो ये आईएनसी फॉर्म किसके पास जाएगा? आरओसी के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने ऐसे ही नहीं किसी को नॉमिनी बनाया, हमने उसकी रिटन कंसेंट ली है, आप रख लीजिए अपने पास, ठीक है? कल को वो हमारे ऊपर आरोप लगा दे कि इन्होंने जबरदस्ती मुझे नॉमिनी बना दिया है, तो इस बात को आप एक्सेप्ट मत करिएगा। इसका मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको भेज दे रहा हूं, ठीक है? रजिस्ट्रार के पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी अलोंग विद इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो जब मेमोरेंडम और आर्टिकल बना के भेजेंगे तो उसके साथ आईएनसी 3 भी लगा के दे देंगे। क्या होगा आईएनसी 3? रिटन कंसेंट होगी, वो भी प्रायर, ठीक है? नोट, a natural person shall not be member of more than 1%। एक नेचुरल पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड सेट पर्सन शैल नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन 1। यानी कि इससे क्या समझ में आया? कि एक पर्सन एक कंपनी का मेंबर बन सकता है और एक पर्सन एक कंपनी का नॉमिनी भी बन सकता है साइमल्टेनियसली। एक से ज्यादा क्या नहीं बन सकता, ठीक है? ये दिस प्रोविजन इज, अच्छा ये बातें क्यों की जा रही है? नॉमिनी की अपॉइंटमेंट का पर्पस क्या है बताएंगे? परपेचुअल सक्सेशन को सिक्योर करना। एक नॉमिनी अपॉइंट करने का पर्पस क्या है? परपेचुअल सक्सेशन को सिक्योर करना, ठीक है? ये मधु, कौन? मधु ने एक ओपीसी बनाई जिसमें सूडान, इनको हम सूदन पढ़ें, सूडान ना पढ़ें तो ही ठीक है, हाँ नहीं तो चले जाएंगे दूसरी तरफ हम लोग। सो मिस्टर सूदन, यही ठीक लगेगा, इज नॉमिनी एज हिज नेम इज स्पेसिफाइड इन एमओए अलोंग विद हिज कंसेंट। हुआ क्या? मधु इंसॉल्वेंट हो गई, अब क्या होगा? आगे क्या होगा? सूदन क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। सो पेंडिंग टू डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी, मतलब अभी भी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं हुई है मिस्टर मधु। सो शी बिकम्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हेंस मिस्टर सुदन बिकम द मेंबर ऑफ सच ओपीसी, ठीक? चल, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, क्या कंसेंट को विड्रॉ किया जा सकता है? यस, कंसेंट को विड्रॉ किया जा सकता है, यस। फर्दर कंडीशन है सच अदर पर्सन, जहां सच अदर पर्सन लिखा हो क्या समझेंगे? नॉमिनी।
सच अदर पर्सन में विड्रॉ हिज कंसेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। बताइए कैसे? नोटिस दे करके। कंसेंट विड्रॉ कैसे करेगा नॉमिनी? एक लिखित नोटिस दे करके। किसको? सोल मेंबर को, कि हम भैया जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपका, माफ करिएगा गलती हुई तो। जयराम जी की बाय गिविंग, यस। हाउ कैन ही गिव नोटिस टू द इंसॉल्वेंट पर्सन? क्या मतलब है? वो जैसे ही इंसॉल्वेंट हुआ वो हट गया वहां से, अब वो मेंबर बन गया ना, देन व्हाट इज द रीजन टू जस्ट गिव द नोटिस ऑफ विड्रॉल? नहीं कर सकता, उसको तुरंत 15 दिन के अंदर अपॉइंट करना है दूसरे नॉमिनी को। हाँ, अब तो मेंबर बन गया ना वो। नॉमिनी निकल सकता है, मेंबर नहीं निकल सकता है ना। वो बिल्कुल शादी की तरह है, हो गया तो हो गया, बात खत्म। सो बाय गिविंग रिटन नोटिस टू सोल मेंबर एंड वन पर्सन कंपनी, रूल 4। ठीक है, यानी रूल 4 ने कहा कि आप विड्रॉ कर सकते हैं अपनी कंसेंट को, यानी आप नॉमिनीशिप से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस सोल मेंबर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही वो अपना कंसेंट विड्रॉ करेगा, तुरंत सोल मेंबर की जिम्मेदारी है 15 दिन के अंदर दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करो। समझे आप? In case the sole member shall nominate another person as nominee within 15 days of receipt of notice of withdrawal and shall send an intimation of such nomination in writing to the company। 15 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करके कंपनी को बताओ कि हमने नया अपॉइंटमेंट कर लिया। कौन? देखिए, अब इसके लिए अभी तक लॉ में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, और ये परिस्थितियां इतनी क्या बोलते हैं, अनिश्चित हैं या कॉम्प्लेक्स हैं कि अभी इस पे विचार नहीं हो रहा है कि अगर इतनी भी इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा वन पर्सन कंपनी में, है ना। तो देखते हैं अगली बार जब अमेंडमेंट ड्राफ्ट होगा तो उसमें कुछ इसमें प्रस्तावित करते हैं, हाँ, कि इस पे रखा जाए भाई कि अगर उसी 15 दिन के दौरान अगर उसको कुछ हो जाए तो क्या होगा। चलिए, अभी फिलहाल तो यही होगा ना, कि क्या हो सकता है, आप बताइए क्या हो सकता है, क्या लॉजिकल होगा। अगर नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया, वो उसने विड्रॉ किया और 15 दिन का टाइम है, अभी अभी उसने नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया, तब तक डेथ हो गया। किसकी? जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, कंपनी में मान लीजिए ए जो है वो मेंबर है और बी जो है नॉमिनी है, तो बी ने अपना नॉमिनीशिप विड्रॉ कर लिया। अब ए के पास क्या ऑप्शन है कि वो तुरंत दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करे। उसके नॉमिनी अपॉइंट करने से पहले ही ए की डेथ हो गई। अब इसमें मेंबर कौन है? आई बात समझ में? प्रॉब्लम यही ये रेज कर रहे हैं। तो अभी तक इस पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो देखते हैं, फिर हो सकता है विचार में आए। चलिए, सो along with the written consent of such other person nominated in form number INC 3। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। अच्छा सुनिए, मान लीजिए कोई प्रोविजन है लॉ का, उस लॉ के प्रोविजन में कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो क्या लिखते हैं? प्रोवाइडेड दैट। मान लीजिए कोई और कंडीशन या एक्सेप्शन आ गई, तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट। फिर कोई आ गई तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। फिर कोई आ गई तो क्या, क्यों नहीं आ सकती? 4 कंडीशन नहीं हो सकती क्या? तो तीसरे के बाद जब ऑल्सो आ जाए ना, उसके बाद हर बार ऑल्सो ही लगाते रहिए। आ गई बात समझ में? हाँ, ठीक। चलिए, तो अब बार बार क्या लगेगा? केवल ऑल्सो दैट। मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी में एट एनी टाइम चेंज भी कर सकता है। इसमें बताने की जरूरत है क्या? अपनी इच्छा से कर देगा। नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि अपने हिसाब से बता देगा कि भैया चेंज कर रहे हैं आपको, वो कर देगा उसको। अब ये बताइए, ये मान लीजिए किसी को निकालना है, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, किसी को निकालना है, किसको निकालेंगे? नॉमिनी को। यहां कहा कि नोटिस दे करके निकाल देंगे लिखित में। जिसको निकालना है उसको लिखित में रिटर्न नोटिस देंगे कि आई एम रिप्लेसिंग यू विद अनदर नॉमिनी, हम आपको हटा रहे हैं। यहां कहीं ये नहीं लिखा कि हटाने के बाद बताएंगे या बता के हटाएंगे। ध्यान से देखिए, मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी एट एनी टाइम, देख रहे हैं आप, चेंज
the name of such other person by giving notice in such manner as may be prescribed. That's it. इतना ही दिया, कहीं ये नहीं प्रेस्क्राइब किया कि पहले बताएंगे तब निकालेंगे या पहले निकालेंगे फिर नोटिस देंगे. क्या क्या होना चाहिए? यस, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में कहा था कि जहां लॉ कंफ्यूजन देना, वहां इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को फॉलो करना चाहिए, और वहां एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर कुछ नहीं दिया गया तो रीजनेबली आप देखिए ना क्या होना चाहिए. तो किसी को निकालना है तो बता के निकालेंगे ना, कि निकालने के बाद बताएंगे. इसलिए क्या होना चाहिए? प्रायर नोटिस. ये राइटिंग में जो नोटिस होगी वो क्या होगी? प्रायर नोटिस होगी. इस बात को यहां पे मैंने डाल दिया है, देख लीजिए. This is not specified either in act or rules whether intimation shall be prior to making change or can be made afterward, but if we consider reasonable construction, the intimation shall be prior intimation. समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं. Rajesh has formed a one person company wherein his wife Rupali is named as nominee. राजेश ने बनाया, उसमें रूपाली कौन है? नॉमिनी है. For the last 2 years his wife Rupali is suffering from terminal illness, and due to this hard fact he wants to change her as nominee. He has trusted and experienced friend Ram Nivas who could be made nominee, or his Rajesh son Rakshak who is of 17 year of age. तो दो ऑप्शंस हैं, या तो राम निवास को या फिर रक्षक को. राम निवास को या फिर रक्षक को, दोनों में से एक को नॉमिनी बनाना है. बताइए किसको बनाएं? क्यों? रक्षक में क्या प्रॉब्लम है? नाम ही रक्षक है, रक्षा करेगा. क्योंकि वो अभी क्या है? 17 इयर्स का है, इसलिए उसको नहीं बनाएंगे. राम निवास ओनली इज एंटाइटल्ड टू बी अ नॉमिनी ऑफ द कंपनी. कोई दिक्कत इसमें? चल रहे हैं आगे. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, अब बार बार ऑल्सो ही आएगा, ठीक है. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी टू इंटीमेट द कंपनी द चेंज इफ एनी. बताइए, अगर आपने चेंज किया नॉमिनी को या नॉमिनी ने अपनी कंसेंट विड्रॉ की, आपकी जिम्मेदारी है ना कि कंपनी को इन्फॉर्म करिए इस बारे में. कौन करेगा? कौन करेगा? सोल मेंबर. जिसने या तो चेंज किया है या जिसको चेंज की नोटिस मिली है, वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा. सर बात समझ में नहीं आई. सोल मेंबर कंपनी को इन्फॉर्म करेगा? हाँ भाई, सर एक ही आदमी है, वही तो नहीं, कहां गलत समझ रहे हैं. सोल मेंबर एक अकेला पर्सन है ना, और कंपनी अलग होती है ना, तो वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा. कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर. कितने दिन के? 15 डेज के अंदर वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, और कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी 30 दिन के अंदर. समझ में आ रही है बात? हाँ. चेंज इफ एनी in the name of other person nominated by him by indicating in the memorandum or otherwise within such time. वो टाइम क्या है? 15 दिन. कहां लिखा? रूल 4. and in such manner as may be prescribed, INC 3. and the company shall intimate. company shall, देख रहे हैं आप, दोनों जगह क्या लिखा है? shall वर्ड लिखा है, देखिए ना, यानी दोनों जगह मैंडेटरी है ये करना. and in such manner as may be prescribed intimate the registrar एनी सच चेंज. एनी सच चेंज, सच चेंज का मतलब कोई भी चेंज हुआ. कौन सा? या तो आपने रिप्लेस किया, या उसने रिप्लेस किया अपने आप को, या कोई और चेंज हुआ. हर परिस्थिति में विड्रॉ ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी, रिप्लेसिंग नॉमिनी विद अनदर, एंड व्हेन नॉमिनी बिकम मेंबर. हर परिस्थिति में आपको 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को बताना, और कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बता दे. ठीक है. Within such time 30 days of receipt of the notice of withdrawal हो, change हो, या फिर सेसेशन हो, मेंबर बनना या सेसेशन होना, रूल 4 के हिसाब से. and in such manner may be prescribed, INC 4 रूल 4. ठीक है. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये बताइए, एक कंपनी में किसी मेंबर का नाम कहां लिखा होता है? एमओए में कहां लिखा होता है? अगर मान लीजिए वो मेंबर की डेथ हो जाए, तो एक नॉमिनी जो होगा वो मेंबर बन जाएगा, तो अब उसका नाम लिखा जाएगा, उसका नाम काट के. बोलिए, सहमत हैं इस बात से? और नहीं है ना? अच्छा, अब ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी नए व्यक्ति का नाम लिखा गया पुराने का काट करके, कंपनी के नेम क्लॉज में चेंज आएगा?
अब कंपनी का नेम क्लॉज चेंज करने के लिए मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा। भाई मेमोरेंडम में ही तो नेम क्लॉज होता है, नेम क्लॉज में ही तो उसका नाम होगा, तो चेंज करेंगे तो मेमोरेंडम चेंज हो गया। तब तो हम रोज चेंज करते रहेंगे मेमोरेंडम। जब नॉमिनी चेंज होगा मेमोरेंडम चेंज करो, जब कोई मेंबर मरेगा मेमोरेंडम चेंज करो। पागल हो जाएगा आदमी, कंपनी चलाएगा कि पागल होगा? साफ साफ एक्ट में लिख दिया गया, इस तरह के चेंजेस को मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन मानेंगे ही नहीं। और जब ऑल्टरेशन नहीं मानेंगे तो फिर मेमोरेंडम के चेंज का जो प्रोविजन है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोविजन होता है। सेक्शन 13, 14 जो है वो मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए हैं, वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। और जब नहीं होंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एओए और 13, 14 जो है एओए एमओए के लिए चेंज करने के लिए वो सेक्शंस अप्लाई होते हैं, तो वो अप्लाई नहीं होंगे, हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर सीधा सीधा ये कह दिया गया, provided also that any such change in the name of the person shall not be deemed to be the alteration of memorandum। बोलिए ठीक है ये? आइए अब ये कुछ बातें रूल 4 की देख ली हमने। अब रूल 3 देखिए क्या कहता है। अभी मैंने बताया केवल और केवल कौन हो सकता है ओपीसी का? नेचुरल पर्सन। जो कौन हो? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लेकिन उसका रेजिडेंट होना इंडिया में जरूरी है या नहीं? नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वही एक एलएलपी बना ओपीसी बना सकता है, या फिर वो नॉमिनी बन सकता है। ठीक, यानी कि नॉमिनी और 1 पर्सन कंपनी के लिए मेंबर बनने के लिए रिक्वायरमेंट है कि नेचुरल पर्सन, सिटीजन और रेजिडेंट हो या ना हो, चलेगा। ठीक, रेजिडेंट का मतलब क्या है? नॉट लेस देन 120 डेज। कब? जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे मान लीजिए आपका 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, 2022-23। अगर 22-23 में वो 120 दिन से कम रहा तो फिर वो 23-24 के लिए मेंबर होने से सीज कर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना? ये बात दिमाग में रखिएगा। एग्जाम्पल और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। अगर कोई पर्सन है जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में जो रेजिडेंट है, रेजिडेंसी का जो कॉम्प्लायंस है वो पूरा ना करे, तो फिर अगले साल में वो मेंबर, देखा आपने? 1 मिनट लगा मुझे। अरे जब मैं ये कह रहा हूं कि वो रेजिडेंट हो या ना हो, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं लेकर के उसको? आप देख रहे हैं कैसे कंफ्यूजन होती है। जब मैं कह रहा हूं कि वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट, आप क्यों परेशान हुए 120 दिन को लेकर के? आ रही बात समझ में? अब तो दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखेंगे हम while रीडिंग द क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चलें आगे। A natural person shall not be the member of more than one OPC at any point of time, and the said person shall not be nominee in more than one OPC. Okay. Natural person being member in OPC become member in another such company. देखिएगा ध्यान से, ये वो वाली प्रोविजन है। Where a natural person being member in OPC become member in another such company by virtue of his being a nominee. एक में मेंबर है, दूसरे में नॉमिनी है और मेंबर बन जाता है, तो क्या हुआ? दो कंपनी में मेंबर बन गया ना। क्या करना पड़ेगा उसे? सच पर्सन शैल मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तब उसको दोनों में से एक में मेंबर बनना है, और उसके लिए उसको 182 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप डिसाइड कर लो। आप डिसाइड कर लो कि किस में रहना है विद इन अ पीरियड ऑफ 182 डेज। ठीक है, वही प्रोविजन है ये। इसके बाद नो माइनर शैल बिकम द मेंबर और नॉमिनी इन द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। भाई ना तो मेंबर बन सकता माइनर, ना तो नॉमिनी बन सकता है। क्या बन सकता है? केवल और केवल होल्ड कर सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है, ये मालूम है आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब सुनिएगा, 2 प्रोविजन और हैं। ओपीसी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि भाई आप एक 1 पर्सन कंपनी है ना,
क्या आप अपने आप को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना चाहें कभी तो कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि केवल एक फॉर्मेट में आप नहीं जा सकते, जो सेक्शन 8 कंपनी है। आप 1% कंपनी है, आप केवल सेक्शन 8 कंपनी के क्राइटेरिया में नहीं जा सकते, बाकी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, दो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब सुनिएगा, एक लाइन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताइए, अगर मान लीजिए एक 1% कंपनी अपने मन से चाहती है कन्वर्ट करना, अपने मन से प्राइवेट कंपनी में, कर सकती है? अभी बताया मैंने, कर सकती है। कुछ दिन पहले ये रेस्ट्रिक्शन थी कि कम से कम आपको एज अ ओपीसी 2 साल पूरा होना चाहिए था। अगर आपने 2 साल पूरे कर लिए हैं तो फिर आप चाहें तो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली वो सिस्टम हटा दिया गया। आप जब चाहें अपने आप को और कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वॉलंटरली, ये देखिए यहां पे मैंने इसलिए यहां पे डाल दिया है कि ताकि आपके दिमाग में रहे, मैं अभी काटूंगा इसको। OPC cannot be converted voluntary in any kind of company unless 2 years have expired। तो अब मैं इसको यहां से ऐसे काट दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि अब ये पॉसिबल है, यानी कि अब वॉलंटरली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाएगा यदि आप इस लिमिट को क्रॉस कर गए। यानी आप 1% कंपनी रहने लायक अब नहीं है यदि आपने ये लिमिट क्रॉस कर ली। वो लिमिट कौन सी है? वही स्मॉल कंपनी वाली, याद है आपको सेक्शन 285 में पेड अप कैपिटल कितनी थी और वहां टर्नओवर था, यहां एवरेज एनुअल टर्नओवर है कितना? 2 करोड़। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर ली ना तो फिर आपको जबरदस्ती कन्वर्ट कर लिया जाएगा दूसरी कंपनी में, आपको अपने आप को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, आप 1% के स्टेटस में नहीं रह सकते। हा? यहां अभी नहीं, मैंने आपको याद दिलाने के लिए वो नाम लिया है, यहां अभी ये वही है, ये जो है वही है, बस याद दिलाने के लिए मैंने उसका नाम ले लिया कि आखिर याद रहे। ये है, ये वाली है, ये कंपलसरी चेंज की है। और यस, दो यहां पे प्रोविजन है, एक वॉलंटरी है और एक कंपलसरी है। वॉलंटरी कब होता है? अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से आप, पहले था कि 2 साल कम से कम पुराने होने चाहिए तब आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी ये नहीं है कि आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रोविजन है, 2 साल पुराना होने की जरूरत नहीं है अब। और दूसरा क्या है? कंपलसरी प्रोविजन है, यानी कि अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी तो कंपलसरी आपको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और टाइप ऑफ कंपनी में। अब ये समझ में आ गया? बोलिए। एक पॉइंट रह गया, ये आप ओपीसी है ना, आपको बस इस एरिया में नहीं जाना, एक तो सेक्शन 8 में नहीं जाना और आप एनबीएफसी में नहीं जानेंगे या नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये काम बस नहीं करेंगे आप। चूंकि इसको ओपीसी बनाने का पर्पस ये था ना कि जो आज की डेट में इंडिविजुअल्स हैं जो प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं और उनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है, रिस्क उठाना पड़ रहा है, उसको खत्म करने के लिए ओपीसी बनाने का प्रोविजन आया था कि भाई उनके ऊपर ज्यादा लाइबिलिटी ना आए। कंपनी आएगी तो लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर होगी और प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी उनके ऊपर पर्सनली आ जाती है, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इस पर्पस के लिए लाया गया, तो कहा गया कि इस कंपनी का मुखौटा ओढ़ करके आप ये इन्वेस्टमेंट वाला काम मत करिए, इसलिए इस सेक्टर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आपको नहीं डाला जाएगा, आप ये सेक्टर में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहा गया कि सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 2-4 बातें पढ़ने के लिए हैं आपको, अभी इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आगे चल के ये काम आएंगे। तो एक बार केवल आपको ये रीड करना है कि 1% कंपनी चूंकि छोटी कंपनी होती है तो उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, कुछ फायदे दिए गए हैं।
वो किस मामले में फायदे दिए गए हैं, क्योंकि कुछ बातें तो मैंने डिस्कस की भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको आपको जानना चाहिए। जैसे अभी पहला है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना ओपीसी को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो बताया मैंने 240 में। एनुअल रिटर्न भी नहीं फर्निश करना इनको, यानी कि करना भी है तो उसकी लिमिटेशंस कम रहेंगी इसकी। जैसे annual return to furnish under section 92 can be signed by the director and not necessarily by the company secretary। बाकी को कंपनी सेक्रेटरी से साइन करवाना जरूरी है, इनको नहीं है। Even abridged annual return may be prescribed, यानी कि ये एक समरी भी एनुअल रिटर्न का फाइल कर दे तो काम चल जाएगा। छोटी कंपनी है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे इनके ऊपर। सेक्शन 134 further following similar line, 134 provides it would suffice if one director signs the audited financial statements and abridged form of director report may be prescribed। यानी कि एक ही डायरेक्टर अगर इसको साइन कर लेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो भी काम चल जाएगा, और इसमें डायरेक्टर रिपोर्ट की समरी भी फाइल कर देंगे तो काम चल जाएगा। डायरेक्टर रिपोर्ट होता है ना 134, तो समरी भी उसकी फाइल करके हम काम चला लेंगे, डिटेल रिपोर्ट नहीं चाहिए। फिर जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वहां पर इट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ ओपीसी क्या कि आप होल्ड करिए मीटिंग। एजीएम होल्ड करना कंपलसरी, अकेला आदमी है बेचारा, कहां परेशान होगा मीटिंग लेकर के। क्या मीटिंग करेगा वो, अकेले बैठा है कुर्सी पर, कह रहा है हाँ मेरा जजमेंट, मेरा ये प्रपोजल है और ये मेरा निर्णय है, हो गया मीटिंग। तो इसलिए कहा गया कि नहीं तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए मीटिंग की प्रायोरिटी खत्म कर देते हैं। मोरओवर certain specific provisions related to the general meetings and extraordinary meetings specified under 111 not applicable to OPC। मतलब वो भी नहीं होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वगैरह भी उसको नहीं करने की जरूरत है। नहीं, सेक्शन 100 है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, 110 बैलेट पेपर है और 111 जो है वो नोटिस है एक तरह की, जो वो स्पेसिफिक वो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, ठीक है। एंड Even relaxation is also there in convening board meeting। 173 में बोर्ड मीटिंग अकेला है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, एक 1 पर्सन कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे क्या? 1 पर्सन कंपनी में बोर्ड डायरेक्टर होंगे? कितने होंगे? बोर्ड ओपीसी में होंगे? अच्छा कितने होंगे? चलिए पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताइए मुझे। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, इतने बता दीजिए मुझे पब्लिक कंपनी में। और प्राइवेट में? चलिए तो ओपीसी में? अच्छा चलिए ठीक है, अब ये बताइए तो मैक्सिमम कितने होते हैं? और प्राइवेट पब्लिक में? और ओपीसी में एक? क्यों ये भेदभाव क्यों? तो छोटी कंपनी तो चलाने में तो 50 लाख तक की कैपिटल हो सकती है उसकी। अरे 50 लाख तक की कैपिटल तो हो सकती है ना। देखिए मिनिमम 1 हो सकता है, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट जो है वो 15 हो सकती है। यानी ओपीसी में भी 15 हो सकते हैं, और इस लिमिट को बढ़ाई भी जा सकती है, ये लिमिट स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। चलिए, even relaxation is also there in convening board meeting requires an OPC to hold only one meeting of the board of directors in each half of calendar year। सुनिए ना, हर क्वार्टर में जरूरत पड़ती है बोर्ड मीटिंग की, एक क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए हाफ में ईयर में एक मीटिंग चलेगा। रिलैक्सेशन समझ रहे हैं आप भाई? नॉर्मली कंपनी को 3 महीने में एक बार करना है, इसको 6 महीने में एक बार करना है नॉर्मली। रिलैक्सेशन है 137 क्या है, डिस्कस किया था मैंने लास्ट में पिछले चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी के पास फाइल करना। तो ये कहता है कि ओपीसी आर अलाउड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज अगेंस्ट 30 डेज। यानी कि बाकी को 30 दिन का टाइम है, इसको 6 महीने का टाइम हम दे रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बाकी को 30 दिन के अंदर जमा करना होता है, इसको हम टाइम दे रहे हैं 6 महीने का कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कर दो, ठीक है। तो ये क्या था,
ये हमारा ओपीसी का प्रोविजन था। ठीक है, तो यहां से आप कुछ चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो फटाफट। लग रहा है नहीं है? सुनिए, मैंने कौन सा सेक्शन स्टार्ट किया है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। 3 क्लॉजेस पढ़े, ए बी और अभी पढ़ रहे थे सी। ठीक, सेक्शन 1 खत्म हो गया। अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 खत्म हो गया। अब ये है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। इसमें केवल इतनी बात कही गई है कि अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन, मतलब कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी? ओपीसी? क्यों? हाँ, तीनों पब्लिक प्राइवेट ओपीसी तीनों की बात हो रही है कि जो भी सबसेक्शन 1 में फॉर्म करने की बात हो रही है वो चाहे हो सकती है, मे बी आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती हैं और अनलिमिटेड हो सकती हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी हो जाएगी, पब्लिक प्राइवेट, इसमें भी 2 कैटेगरी हो जाएगी और इसमें भी 2 कैटेगरी हो सकती है। गारंटी वाले में 2 कैटेगरी और बढ़ जाएगी, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और फिर उसमें 2 कैटेगरी हो जाएगी, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक सेक्शन और हम डिस्कस करेंगे आपसे, ये लास्ट है, सेक्शन 3A, जो पहले नहीं था। सुनिए ना, ये सेक्शन पहले नहीं था, बाद में इंसर्ट हुआ, इसीलिए 3A हो गया। ये कहता है एक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का रहना जरूरी, ये बात ही नहीं करता वो। ये तो कहता है कि अगर कंपनी बिना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के भी ऑपरेट होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यानी हमें मालूम है 2, 7 और 1 की लिमिट, ये 1 के बिना तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी बचा क्या? 2 और 7। अगर ये 2 और 7 की लिमिट कभी ऐसा हो जाए कि कम हो जाए, क्या पॉसिबल है? हाँ, इंसॉल्वेंसी हो गया, डेथ हो गई, है ना? अगर हाँ, वो 2 थे, 1 की डेथ हो जाए, 1 ही बचेगा। 7 थे, 2 की डेथ हो जाए, तो क्या करें? नया मेंबर अपॉइंट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? नए मेंबर अपॉइंट कर लेंगे, 7 से कम है, नए मेंबर मीटिंग करेंगे, नया मेंबर अपॉइंट कर लेंगे। कौन करेगा? मेंबर्स की ड्यूटी है, कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए फिर भी वो कंपनी चला रहे हैं, फिर भी चला रहे हैं, हाँ, और चलाते 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 6 महीने गुजर गए। अब उनके ऊपर क्या गुजरेगी? यस, कहा यह गया कि अगर ये 6 महीने बीत गए और फिर भी आपने वो मेंबर्स अपॉइंट नहीं किए, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की, तो फिर जो भी लायबिलिटी आएगी, सुनिएगा, जो भी लायबिलिटी आएगी उसके लिए वो सेवरली लाइबल होंगे, पर्सनली लाइबल होंगे, सेवरली लाइबल होंगे, अलग अलग लाइबल होंगे। ठीक, अब सवाल ये उठा कि कौन सी लायबिलिटी? क्या जब वो नंबर कम हुआ उसके पहले की कोई लायबिलिटी थी उसके लिए, या जब वो नंबर कम हुआ उसके बाद की जो लायबिलिटी है उसके लिए, या फिर जब वो नंबर कम हुआ उसके बाद 6 महीने बीतने के बाद की लायबिलिटी? अब तीनों में से कौन सी लायबिलिटी के लिए वो लाइबल होंगे, सेवरली लाइबल होंगे? आप यहां पर पढ़ करके मुझे बता सकते हैं। मैं फिर अब लाइन को भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां तक है, ये देखिए ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये वाले ये पॉइंट समझा दिए मैंने, ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, इसमें बात लिखी हुई है। मैं इसके बाद की लाइन अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं और मैं यहां समझा रहा हूं आपको
कि मान लीजिए यहां पर वो नंबर कम हो गए, ये जो डेट है ना, यहां मान लीजिए वो नंबर कम हो गया 7 से कम या 2 से कम, तो इसके पहले जो लाइबिलिटी थी, क्या इसके लिए वो सेवरली लाइबल होंगे, या नंबर कम होने के बाद की जो लाइबिलिटी आएगी उसके लिए लाइबल होंगे, या जब ये 6 महीना बीत गया उसके बाद जो लाइबिलिटी अराइज होगी उसके लिए वो सेवरली लाइबल होंगे। अब ठीक है, मतलब ये ए सिचुएशन है, ये बी सिचुएशन है, ये सी सिचुएशन है। बताइए ए बी सी में कौन, तीनों क्या होता है, तीनों कैसे हो सकता है, ए और बी, और किसी का बी, वेरी गुड, और एक एक कौन बोला है, आपका जवाब बी। देखिए यहां पर जो मेजॉरिटी है वो क्या है, मेजॉरिटी भी गलत है और जो माइनॉरिटी है वो भी गलत है, और आंसर क्या होगा, आप ही कहने वाले थे, मुझे लग रहा था ऐसा, बट आपने मिस कर दिया चांस। देखिए एक बात बताइए मुझे, जरा सोचिएगा, अगर मन आपका कहे कि हाँ हाँ सर आप सही कह रहे हैं तभी बोलिएगा, अदरवाइज नहीं। ये बताइए उस लाइबिलिटी के लिए किसी को पनिशमेंट क्यों दी जाए जिसके लिए उसमें कोई गलती ही नहीं हुई। भाई नंबर ऑफ मेंबर कब कम हो रहे हैं, बी पॉइंट पे, उसके पहले की लाइबिलिटी के लिए क्यों सजा दी जाए, वो तो कंपनी की लाइबिलिटी है ना, पहली बात। अब ए सिचुएशन तो भूल जाइए, आइए बी पर। बी पे क्या मैं वो लाइबिलिटी को उनके ऊपर डाल दूं कि अगर मैंने उनको 6 महीने का टाइम दिया है, फिर भी मैंने किसी को कहा कि मैं आपको 6 महीने का समय देता हूं कि आप इस गलती को पूरा कर लीजिए, अब उसने नहीं किया तो 6 महीने के बाद के सजा मिलेगी ना उसको, या उस 6 महीने वाली भी सजा दे दें उसको, तो टाइम क्यों दिया फिर, सजा ही देनी थी तो टाइम क्यों दिया फिर। आई मेरी बात समझ में। तो जो 6 महीने एक्सपायर होने के बाद लाइबिलिटी अराइज होगी उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होंगे, क्योंकि उनके लिए वो ये तो लापरवाही की वजह से आ रहा है ना, फिर उसके लिए वो लाइबल होंगे। अब ये जरा देखिए आप, अब यहां से आप क्लियर कट निकाल सकते हैं। ये देखिए, एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम that it so carries on business after those 6 months। हाँ इसीलिए तो and is cognizant। अब आइए मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा आपसे। cognizant मतलब, cognizant का मतलब होता है अवेयर होना, नॉलेज होना। सर ये कैसे पॉसिबल है कि नंबर ऑफ मेंबर कम हो जाए और एक मेंबर को पता ना चले, ये पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। यस हो सकता है कि 2 मेंबर इंडिया में हो, एक मेंबर ऑस्ट्रेलिया में हो, वहीं रहता हो, उसको पता ही ना हो। अरे हो सकता है कि 2 मेंबर ठीक ठाक हो, एक कोमा में हो, अब वो कोमा वाले को क्या पता कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है, तो क्या उसको भी लाइबल बना देंगे, वो बेचारा अपने आप में कोना पकड़ के कोमा में है, कैसे उसको लाइबल बनाएंगे। तो उसी को बना सकते हैं जो कॉग्निजेंट हो, यानी अवेयर हो of the fact that it is carrying on business with less than 7 member or 2 member, as the case may be, severely liable for payment of whole debts of the company contracted during that time, और during that time का मतलब क्या, after 6 months। इसलिए clear cut मैंने यहां पे कर दिया है, and may be severely sued thereof। आप चाहें तो एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। मेंबर हु नोइंगली ऑपरेटिंग द कंपनी फॉर मोर देन 6 मंथ्स विद लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ members specified in section 3 subsection 1 are severely liable for payment of all debts contracted by the company during the period since the number of members was first reduced। ठीक है, क्या ये सही है? अरे सवाल पूछा जा रहा है आपसे, जवाब दीजिए कि क्या मेंबर सेवरली लाइबल होंगे फॉर ऑल डेट्स ऑफ द कंपनी विच वाज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड सिंस द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज फर्स्ट रिड्यूस्ड। क्या जो पहली बार वो नंबर कम हुआ था 2 और 7 से, उसके बाद के जितने भी डेट्स हैं उसके लिए क्या लाइबल होंगे, यस और नो? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 3A क्या कहता है कि दे आर लाइबल सेवरली फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम
और वो टाइम कौन सा है, ठीक है ना। अमर, अकबर एंड एंथनी along with the 5 of their friends were member of the Harmony Limited. नाम है अमर, अकबर, एंथनी और बनाया है हार्मनी लिमिटेड, सद्भावना, नाम से ही पता चल रहा है। अमर एंड अकबर डाइड ऑन 18 अगस्त 2022। बताइए 7 लोग थे, 2 निकल लिए। रिजल्टेंटली मेंबर्स काउंट रिड्यूस टू 6। मुझे यही नहीं समझ में आया, 5, अच्छा 5 और 3 8 थे ना, अमर, अकबर, एंथनी 3 थे ना, तो 8 में से 2 निकल गए, 6 बचे। एंड एवरीवन अवेयर अबाउट इट, सबको मालूम था ये। हार्मनी लिमिटेड continued its operation without increasing number of members. In 2023 March, company took loan for the business operations. कंपनी ने लोन लिया मार्च 2023 में, and defaulted in payment thereof. The lender of such loan can sue company or Anthony or any rest of the 5 members because किसी को भी सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि members shall severally liable for said loan in given case. क्यों? अब ये बताइए, अगर मान लीजिए वो नंबर मेंबर कम नहीं होते तो किसके ऊपर सूट फाइल करता वो? अरे क्यों नहीं, अपने लोन को नहीं लेगा वो? अरे क्या बात कर रहा है, लोन नहीं मांगेगा वो? हाँ डिफॉल्ट करेंगे ना वो, तो कर सकते हैं ना। यस, केवल कंपनी को करेगा, क्योंकि मेंबर थोड़ी ना लाइबल है उसके लिए। लेकिन अगर इन्होंने डिफॉल्ट किया, नंबर ऑफ मेंबर कम है, 6 महीने से ज्यादा किया, तो फिर कौन लाइबल होगा? सारे लाइबल होंगे ना, अलग अलग भी उनको केस किया जा सकता है। दैट्स इट। वो तो अलग बात है ना, लेकिन ये केस किसी एक पर भी किया जा सकता है और वो पेमेंट करने के लिए लाइबल है, ठीक है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ना कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कैसे होगा, जो अगर ज्वाइंट लाइबिलिटी है तो वो कैसे पे होगी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है ना। वो तो मिलकर के कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अलग बात है। फिलहाल ये ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए फिर ठीक है, रहने देते हैं, इतना ही है ना। हाँ